अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड पे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। सब कहते हैं जनाब के बेहतरीन दोस्त ही सबसे ज़्यादा बदतरीन दुश्मन साबित होता है, क्योंकि वो दोस्त जिसने आपके साथ ज़िंदगी का एक तवील सफ़र किया हो, जिसने आपकी ज़िंदगी के तमाम नशेब व फराज का जो अच्छे तरीके से उसका मुशाहिदा किया हो, अगर वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए या दो दोस्तों के दरमियान अगर इख्तलाफ इस नौइयत तक पहुँच जाए कि वो दुश्मनी की हदों को छूने लगे, तो फिर उससे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन कोई और नहीं हो सकता। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब आखिरकार मुझे ये दोस्तों के दरमियान आपसी लड़ाई का जिक्र करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर आप देखें गुज़िश्ता 4 साल तो आपको यहाँ पर दोस्ती और दुश्मनी दोनों की ही मिसालें नजर आएंगी। एक वक्त था जब इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान तो कहते सन तिल्ला नहीं लंघदा, इस तरह की दोस्ती थी और इस तरह के ताल्लुकात थे कि दिल की बातें सिर्फ एक दूसरे को देख के समझ आ जाती थी। पता चल जाता था कि जनाब इमरान खान की ख्वाहिश क्या है और वो जो उनके दोस्त है जनरल बाजवा साहब, वो उनकी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए फौरी तौर पर जनाब मुतहरक भी हो जाते थे और इमरान खान साहब की जो ख्वाहिशात है उसकी तकमील के लिए ना कभी आइन देखा गया, ना कानून देखा गया, ना रवायात देखी गई और ना ही किसी असूल और ज़ाब्ते की परवाह की गई। लेकिन फिर वक्त बदला, ये जो दोस्त हैं इन दोनों दोस्तों के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए और फिर इख्तलाफात इतने बढ़ते इस लेवल तक आ गए कि वो दोस्ती अब बदतरीन दुश्मनी में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है और इमरान खान साहब अपनी हर एक गलती, खामी, कोताही की जिम्मेदारी जनरल बाजवा साहब पर बरमला अब उनका नाम लेकर उनके ऊपर आयद करते हैं। दूसरी जानिब जनरल बाजवा साहब भी खामोश नहीं हैं और अब तो दिलचस्प सिचुएशन डेवलप हो गई है, क्योंकि पहले जावेद चौधरी साहब ने जो है वो जनरल बाजवा साहब के तर्जुमान के फ़राइज़ संभाले थे। कुछ देर तक मंसूर अली खान साहब जो हैं उन्होंने भी जनरल बाजवा की तर्जुमानी के फ़राइज़ संभाले और अब आफ्ताब इकबाल साहब की एंट्री हो गई है और आफ्ताब साहब की एंट्री के बाद जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि वो इंकशाफात ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो थरथल्ली मचा सकते हैं, जो वो कहते हैं ना थलड़ियाँ उत्ते हो जाएंगी, इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। और ख़ास तौर पर जो ताज़ा तरीन इंकशाफात सामने आए हैं उनके मुताबिक जनाब जनरल बाजवा साहब के पास इमरान खान साहब के हवाले से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स का कोई अच्छा खासा जो ख़जाना है वो मौजूद है और इस इंकशाफ के मुताबिक वो जो ख़जाना है उस ख़जाने में इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाइयों पर जो है या नवाज शरीफ साहब की नाहली मुकदमात, उनकी जमात की टूट फूट, बाकी तमाम मामलात पर ना सिर्फ खुशी का इजहार कर रहे हैं बल्कि जनरल बाजवा साहब की वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी की वो तारीफ़ें भी कर रहे हैं, खुशी से धमाले भी डाल रहे हैं और उसके साथ साथ डू मोर का मुतालबा भी कर रहे हैं कि जनाब अगर एंड हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, अगर शायद खान अब्बासी भी जेल चला जाए तो मज़ा ही आ जाए, अगर मरियम नवाज़ को आप तल दें तो मज़ा ही आ जाए, अगर जनाब कैप्टन सफदर को भी रगड़े में लगा दें तो मज़ा आ जाए, आसिफ अली जरदारी की बहन को ईद से एक दिन पहले अगर हस्पताल से उठाकर डयाला जेल मुंतकिल कर दे तो उनकी ईद तो बर्बाद हो जाएगी, हमारी ईद का मज़ा आ जाएगा। इस किस्म का मेरा ख्याल है। इस तरह की वो जो है वो ऑडियोज़ उनके पास और वीडियोज़ मौजूद हैं और आफ्ताब इकबाल साहब ने ताज़ा तरीन जो वीडियो बयान जारी किया है उसमें तो उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब की तरफ से ताज़ा तरीन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जनरल बाजवा पर, तो उसके ऊपर जनरल बाजवा साहब इस वक्त गुस्से की शदीद ऊंचाई पर मौजूद हैं और उन्होंने जनरल बाजवा ने गुस्से के आलम में आफ्ताब इकबाल साहब से ना सिर्फ खुद राब्ता किया बल्कि आफ्ताब इकबाल साहब को खुद ये बात बताई कि जनाब मेरे को बहुत सारियां चीज़ें मौजूद हैं और मुझे अगर मजबूर किया गया तो मैं ये सब चीज़ों को जो है वो मार्केट में ले आऊँगा, सब चीज़ें लीक हो जाएंगी, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी और फिर इमरान खान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और आफ्ताब इकबाल साहब के मुताबिक जनरल बाजवा ने खुद इस बात का इंकशाफ भी किया कि ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स उन्होंने की हैं इसके अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब का कोई किरदार नहीं है। ये इंकशाफ किया है जो हैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से आफ्ताब इकबाल साहब ने। अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब का ताल्लुक़ इमरान खान साहब के साथ तो यकीनी तौर पर वो तो नाकाबिल तरदीद है। और इसी वीडियो बयान में आफ्ताब इकबाल साहब ने इस बात का भी जो है वो जिक्र किया कि अभी रिसेंटली जो उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने जनरल बाजवा साहब के साथ होने वाली तमाम
तर गुफ्तगू से इमरान खान साहब को आगाह भी किया, बल्कि अपने वीडियो बयान के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के साथ होने वाली मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की। और फिर उनका यह कहना था कि इमरान खान ने उनके जनरल बाजवा साहब की तरफ से जो पैगाम बजरिया आफ्ताब इकबाल इमरान खान को भिजवाया गया, उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि उससे को जो करना कर ले, और उसको ये मेरी तरफ से ये भी बता दो। ये उसको का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने जनरल बाजवा साहब या उनको नहीं, उन्होंने कहा कि मैं तो अभी जनरल बाजवा को बता दो कि मैं तो अभी उसके पीछे आया ही नहीं, अभी तो मैंने उसके जो है ना चीज़ों पर जिक्र करना नहीं शुरू किया। उसे कहो कि वो डरे उस वक्त से जब मैं उसके पीछे आऊँगा तो फिर उसको छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। अब ये वाली जो सिचुएशन है ये बिल्कुल वैसी है जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में किया कि जब जनाब दो बेहतरीन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं तो इनफैक्ट गटर का जो ढकना है वो उठ जाता है, क्योंकि उस दुश्मनी के अंदर दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों का जिक्र नहीं करेंगे। दोनों ये नहीं बताएंगे कि उसने मेरी किस टाइम पे मदद की, मैंने उसकी किस टाइम पे मदद की, उसने मुझे इक़्तिदार में लाने के लिए क्या किया, मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए क्या किया। इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं होंगी। उस वक़्त होंगी खामियाँ, उस वक़्त बताई जाएंगी बुराइयाँ, उस वक़्त जो तमाम जो गुनाह हैं उनका इजहार किया जाएगा। और ये सिचुएशन यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे इस वजह से कि जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब दोनों एक हल्फ के पाबंद हैं। जनरल बाजवा साहब भी एक हल्फ के पाबंद हैं जो बतौर एक सोल्जर उन्होंने पीएमए एकेडमी से पास आउट होते हुए लिया था, ठीक है जी। इसी तरीके से इमरान खान साहब भी एक हल्फ के पाबंद हैं जो उन्होंने बतौर मेंबर नेशनल असेंबली और बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लिया है। इन दोनों ने जो जो हल्फ लिए हैं ये अपने हल्फ की इनके लिए पासदारी ज़रूरी है। अब अगर आर्मी चीफ इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब उन्होंने इमरान खान साहब चाहे जो उन्होंने जो उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की हो वो वज़ीर आज़म बनने से पहले हो या वज़ीर आज़म बनने से बाद हो, तो फिर यकीनी तौर पर जनरल बाजवा साहब के ऊपर ये सवाल उठेगा कि जनाब आपने क्यों ये ऑडियोज़ या वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया। ये सवाल उठेगा कि जनाब अब अगर आप ये ऑडियोज़ को लीक करेंगे या ये ऑडियोज़ पब्लिक करेंगे तो क्या आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब नहीं होंगे। फिर ये सवाल भी उठेगा कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था उसको बग किसने किया और किसकी हदायत पे किया, और वो जो बगिंग थी, वो जो कॉल्स थी जो रिकॉर्ड की गई और उसके बाद उनको पब्लिक किया गया, जिसके अंदर इमरान खान साहब साइफर के हवाले से गुफ्तगू भी करते हुए पाए जाते हैं। आज़म खान साहब उनको ये बात कहते हुए कहते हैं कि जनाब ये साइफर डीकोड हो के आ गया, आप एक मीटिंग बुला ले, मिनट्स तो हम नहीं बनाने हैं ना, हम मिनट्स के अंदर अपने मतलब की बात डाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि फिर ये वाले बहुत सारे सवाल उठेंगे। फिर इन सवालात के नतीजे में मुतालबा आएगा आर्टिकल 6 का, और आर्टिकल 6 का मुतालबा ना सिर्फ जनरल बाजवा पर आएगा बल्कि इमरान खान साहब पर भी आएगा। ये एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सिचुएशन, ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं जहां पे वो कहते हैं मैं तो रहना नहीं रहना है, गल बात दी मैं तेनू नहीं छड़ना। जनरल बाजवा भी इमरान खान को कह रहे हैं और इमरान खान जनरल बाजवा को कह रहे हैं कि मेरे नाल जो मर्जी हो मैं तेन नहीं छड़ना। अब अगर ये तफरीक इस लेवल पर आ गई है और ये आगे बढ़ती चली जा रही है तो ये यकीनी तौर पर तशवीशनाक अमल है। और इस सिचुएशन के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट सवाल भी पैदा होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त कोई दस्तूर, कोई आइन मौजूद है, और अगर आइन मौजूद है, अगर यहाँ पर कोई कायदा और कानून मौजूद है तो फिर ये दो अमली हमें क्यों नज़र आती है। ताकतवर के लिए कानून अलग नज़र आता है और कमज़ोर के लिए कानून अलग नज़र आता है। क्या वजह है कि दस्तूर पाकिस्तान में अगर इस चीज़ की ज़मानत दी गई है कि यहाँ पर अवाम को हक़ हुक्मरानी हासिल है और बज़रिया वोट के ज़रिए वो अपने नुमाइंदों को ना सिर्फ मुंतखब कर सकते हैं बल्कि अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत साजी के अमल में शरीक हो सकते हैं, तो इस असूल को किस कानून, किस आइन के तहत जो है वो पामाल किया जा रहा है। ये सवाल भी पैदा होता है कि ये आइन पाकिस्तान के ताकतवर तबकात और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मोम की नाक क्यों बना हुआ है, या अब वो ये जो इदारे हैं ये आइन को अपना जो है वो ताबे रखते हैं या आइन इनके ताबे। बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन हम पैदा हो गई है, क्योंकि इस सिचुएशन से बहुत सारे, जिस मैंने आपको बताया ना कि ये सवाल उठता है कि क्या वाकई हम एक जमहूरी मुल्क हैं।
اور اگر ہم جمہوری ملک ہیں تو ہمارا یہ جو جمہوریت کے لیے جو ہم نے یہاں پر ایک ڈرامہ سٹیج کیا ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ جمہوری ملک ہے، اگر اس کے پاس ایک تحریری آئین موجود ہے اور اس تحریری آئین کے اندر تمام اداروں کے لیے دائرہ کار کا تعین کر دیا گیا ہے، وہ جو اختیارات ہیں وہ واضح طور پر آئین کے اندر درج کر دیے گئے ہیں، مقننہ کا کیا اختیار ہے، ایگزیکٹو کا کیا اختیار ہے، اور جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں یعنی بیوروکریسی یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کا کیا رول ہے، تو ہمارے پاس ان تمام سوالوں کے یا اس تحریر کی موجودگی میں ہمارے پاس ان سوالوں کا اٹھنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ لیکن اگر یہ تمام کی تمام سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کا اگر ہمیں یہ جواب ملے کہ جناب پاکستان کا قانون طاقتور کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہاں پر عمران خان کو گھر بیٹھے ضمانت مل سکتی ہے اور علی وزیر کو کراچی جیل میں رکھنے کے باوجود اور تمام مقدمات میں ضمانت کے باوجود رہائی نہیں ملتی، تو پھر یہ سوال ہے کہ جناب علی وزیر کے پاس ایسا کون سی چیز کم ہے اور عمران خان کے پاس ایسی کون سی خوبی زیادہ ہے جو اس کے لیے تمام تر جو ہے وہ ریاست اس کے لیے سہولیات فراہم کرنے پر رکھی ہوئی ہے اور ریاست اس کے ہر ایک معاملے پر اشکشوئی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہی ریاست علی وزیر کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی رحم دلی یا اس کے لیے کوئی رعایت جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ ڈومیسائل کا فرق اتنا زیادہ بڑا فرق ہے کہ یہ جو ہے پاکستان کے دستور میں درج شہری آئینی اور سیاسی حقوق کو بھی مٹا سکتا ہے؟ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف رہے یا پاکستان کا وزیر اعظم رہے، وہ کس طریقے سے من مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں جبکہ اس ملک کے اندر ایک پارلیمان موجود ہے، اس ملک کے اندر فیڈرل کیبنٹ کی موجودگی وزیر اعظم کے لیے ضروری ہے اور وزیر اعظم کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کابینہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا اور وزیر اعظم اور کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ تو آپ مجھے پاکستان کی تاریخ میں ذرا گزشتہ 4 سال یا 8 سال یا 10 سال یہ اٹھا کر دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کس وقت کس وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے اس حق کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے اور اس نے پارلیمنٹ میں آ کر جواب دہی دی ہے، ماں سوائے یوسف رضا گیلانی صاحب کے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان کے واحد وزیر اعظم رہے ہیں جنہوں نے اپنے دور کے اندر ہر ایک نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے سیشن میں نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ بہت سارے سوالوں کے جوابات بھی خود دیے ہیں اور اپنی حکومت کی کارکردگی سے مسلسل پارلیمان کو آگاہ رکھا۔ اس کے علاوہ آپ مجھے کوئی ایک مثال دے کر ثابت کر دیں۔ اب یہ جو میں اتنی لمبی تقریر کی ہے اس کا بنیادی طور پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا مقصود تھا کہ دستور پاکستان میں یہ جو عہدے ہیں، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، چیف جسٹس ہو، چیف سیکرٹری ہو، آئی جی ہو وغیرہ وغیرہ، ان تمام عہدوں نے تابع رہنا ہے دستور پاکستان کے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے یا وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق یا عمران خان کی خواہش کے بالکل برخلاف ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، من مرضی کی قانون سازی کرائی جا رہی ہے۔ قانون سازی کرانے کے لیے آئی ایس آئی کے اس وقت کے چیف کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نے لوگوں کو فون کر کے ہیں، یہاں پر نمبرز پورے کرانے ہیں، ہمارے بجٹ منظور کرانے ہیں، ہماری فیٹف کی لیجسلیشن پوری کرانی ہے، ہماری نیب کی کرانی ہے، نیب کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، اپوزیشن کو ہم نے 2 سال تک ضمانتیں نہیں لینے دینی، ان کے کیسز نہیں چلنے دینے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دستور کمزور ہے، آئی ایس آئی آرمی چیف زیادہ طاقتور ہے، یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے دستور میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے دستور میں طاقت نہیں ہے تو پھر ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک نہیں ہے، جمہوریہ کا لفظ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ موجود ہے۔ اور اگر پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ موجود ہے تو پھر یہ سوال بھی بے معنی ہو جاتا ہے کہ کون سا آئین اور کون سا دستور۔
اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.